नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर। एक और बड़ा खुलासा हुआ है। शूट आउट केस का एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। सुरक्षा कर्मी पर बम फेंकने का वीडियो सामने आया। सीसीटीवी में गनर पर बम फेंकते दिख रहा है गुड्डू मुस्लिम। आखिरी दम तक संघर्ष करता दिखा है उमेश। वीडियो में अतीक का बेटा असद भी नजर आया है। ये सीसीटीवी फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं। एक और नया सीसीटीवी फुटेज जो है वो सामने आया है, तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आया है शूट आउट केस का। उमेश पाल हत्याकांड में एक और बड़ा खुलासा। आप देखिए, उमेश पाल जो है आखिरी दम तक संघर्ष करता नजर आया। हमारे सहयोगी अभिनव अधिक जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। अभिनव, ये सीसीटीवी फुटेज जो सामने आया है कितना अहम है इस हत्याकांड के जांच को अगर देखा जाए तो उस दिशा में? देखिए, बिल्कुल ये सीसीटीवी कैमरा जो फुटेज है वो सबसे अहम एविडेंस है। और सबसे अहम एविडेंस इसलिए है क्योंकि जब भी पुलिस कोई एफआईआर दर्ज करती है तो उसकी स्टोरी जो है एफआईआर को कंप्लीट किया जाता है। ये जो सीसीटीवी फुटेज है वो पूरी तरह से कंप्लीट दिखाई पड़ रही है। लास्ट मोमेंट पे आप देखिए, जब वो उमेश पाल अपने गली में जब जाता है, घर की गली में भागता है, तो पीछे से जो हत्यारा जो दिखाई पड़ रहा है वो अतीक अहमद का बेटा है, जिसने कि पहले संघर्ष किया और उसके बाद उसने पिस्टल अपनी निकाल के उसने देखिए 3 से 4 राउंड फायरिंग की। यानी लास्ट मोमेंट पे भी जो हत्या की गई, जो लास्ट मोमेंट में मारी गई गोली, वो ये सीसीटीवी का जो फुटेज है वो पूरी तरह से एविडेंस को कंप्लीट करता है। कंप्लीट हो गई यहाँ पर कि किस तरह से उसकी हत्या की गई। उसके बाद आप देखिए जो गनर था, गनर भी संघर्ष करते हुए जो बाहर फुटेज दिखाई पड़ा था जिसमें कि वो उसको गोली मारी गई और उसके बाद वो थोड़ी देर बाद उठकर भागता है बचाव के लिए और उमेश पाल की तरफ भागता है कि उसको बचाया जाए। उसके बाद भी देखिए वहां पर है लास्ट मोमेंट में तीसरा आप देखिए कि उसके बाद बम फेंका जाता है। तमाम जो जगह पे चाहे बाहर हो या अंदर गली में है बम फेंका जाता, क्योंकि जब जो गनर है वो जब भाग रहा था तो वो भागने से दर्शाता कि उसको गोली पैर पे लगी हुई थी। उस समय तक उसकी स्थिति ठीक थी, लेकिन जब बम फेंका जाता है उसके बम के बाद वो फिर घायल हो जाता है और उस मोमेंट पे फिर उसको गोली वहां पर जो है मारी जाती है, जिससे उसकी जो है दर्दनाक उसकी भी बाद में अस्पताल में मौत हो जाती है। तो ये पूरी कंप्लीट स्टोरी जो एफआईआर की थी वो अब दर्शाती है कि उमेश पाल हत्याकांड में किस तरह से अतीक अहमद के लड़के का पूर्णतः रोल है। और सबसे बड़ी बात यह है कि लास्ट मोमेंट पे जो गोली उसको मारी गई जिससे कि उमेश पाल की हत्या हो गई, वो गोली जो है वो अतीक के लड़के ने मारी थी। चलिए, बहुत शुक्रिया अभिनव आपका तमाम जानकारी के लिए। एक और बड़ी खबर आपको बता दें। अब बात करते हैं बजट सत्र के दूसरे चरण का चौथा दिन आज होने वाला है और आज राहुल गांधी सदन की कार्यवाही में शामिल हो सकते हैं। साथ ही जानकारी यह भी मिल रही है कि राहुल गांधी मीडिया से भी संभव है कि बात करें। लंदन में दिए बयान पर वो अपनी बात रख सकते हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आरोपों का जवाब दे सकते हैं राहुल गांधी, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लंदन में अपने दिए भाषण पर वो अपनी बात रख सकते हैं। इसकी जानकारी फिलहाल जो है वो मिल रही है। बजट सत्र के दूसरे चरण का चौथा दिन है। 3 दिन हमने देखा है कि राहुल गांधी के बयान पर हंगामा मचा है। विपक्ष जेपीसी की मांग कर रहा है अडानी मामले पे, वहीं पक्ष जो है वो राहुल गांधी के उस बयान पर माफी मांगो के नारे लगा रहा है और इसकी वजह से सदन में गतिरोध जो है वो लगातार देखने को मिल रहा है। संभव है कि आज राहुल गांधी मीडिया से बात करें, सफाई भी दे सकते हैं अपनी बात को लेकर, जो उन्होंने बयान लंदन में दिया है उसे लेकर। और इसी बीच बड़ी खबर यह है कि केंद्रीय कानून मंत्री ने राहुल गांधी पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने देश का अपमान किया है, यह कहा है किरेन रिजिजू ने। देश को गाली देंगे तो हम चुप नहीं रहेंगे। यह बड़ी खबर। कांग्रेस देश को बदनाम कर रही है, देश को बदनाम करने का किसी को अधिकार नहीं है, यह कहा है किरेन रिजिजू ने।
श्रीमान राहुल गांधी या कांग्रेस के नेता अपने हिसाब से जो भी काम करते हैं, जो बोलते हैं, वो उनका मर्जी है। लेकिन देश को गाली देने का, देश को बदनाम करने का किसी को अधिकार नहीं है। ये किसी का मर्जी नहीं हो सकता है। राहुल गांधी जो भी बोलता है, अपने पार्टी कांग्रेस पार्टी को नुकसान होता है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। कांग्रेस पार्टी किस परिस्थिति में है ये उनका अंदरूनी मामला है, और राहुल गांधी के वजह से अगर कांग्रेस डूबता है तो हम उसमें कोई रुचि नहीं रखता है। अगर कांग्रेस पार्टी को राहुल गांधी ने डुबा दिया, बर्बाद कर दिया, तो हमारे लिए ये कोई रुचि का विषय नहीं है। लेकिन अगर वो देश को डुबाने का काम करेगा, देश को नुकसान कराने का काम करेगा, तो इस देश का नागरिक होने के नाते हम चुपचाप नहीं बैठ सकते हैं। श्रीमान राहुल गांधी। तो आपने सुना केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू को, जिन्होंने ये कहा कि राहुल गांधी ने देश का अपमान किया है और देश का अपमान करने का किसी को अधिकार नहीं है। देश को गाली देंगे तो हम चुप नहीं रहेंगे, ये कहा है कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने। तो अधिक जानकारी के साथ सहयोगी पीयूष हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पीयूष, अब देखिए, राहुल गांधी के बयान पर संसद में हमने गतिरोध देखा। लगातार 3 दिन से कमोवेश एक जैसी स्थिति रही। आज की स्थिति अगर हम समझें आपसे, क्या रहने के आसार हैं? देखिए, गतिरोध आज भी जारी रहेगा। जिस तरह से किरेन रिजिजू जो देश के कानून मंत्री हैं, उन्होंने सुबह जो बयान दिया कि राहुल गांधी ने जो किया है वो कहीं ना कहीं देश के लिए ठीक नहीं था। देश को बारे में इस तरह से बातें करना, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जाकर और जो वक्तव्य राहुल गांधी ने दिया उसको लेकर बजट सत्र का जब दूसरा चरण शुरू हुआ, तब से जो सत्ताधारी दल है भारतीय जनता पार्टी, वो लगातार राहुल गांधी कांग्रेस पर आक्रामक है। और कांग्रेस वहीं पर बार बार इस बात को कह रही है कि राहुल गांधी ने ऐसा कुछ नहीं किया है कि वो माफी मांगे। तो गतिरोध जो है वो आज भी जारी रहेगा। आज जो खबर आ रही है कि अभी विपक्ष की एक बड़ी बैठक जो है वो शुरू होने वाली है और हो सकता है आज राहुल गांधी भी सदन में आए। तो निश्चित तौर पर अगर राहुल गांधी सदन में आएंगे तो हंगामा कुछ ज्यादा ही होगा और हो सकता है ये हंगामा सदन से निकलकर सड़क तक भी पहुंच जाए। पीयूष, जानकारी ये भी कुछ मिल रही है कि राहुल गांधी हो सकता है जो उन्होंने बयान दिया है लंदन में, उस पे मीडिया से भी बात करें। इसकी कोई जानकारी है? इसको लेकर के कोई कंफर्मेशन है? देखिए, अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन अगर राहुल गांधी संसद के सत्र में आएंगे, संसद भवन में आएंगे, तो निश्चित तौर पर मीडिया से भी मुखातिब हो सकते हैं। एक सेकंड, आपको रोक रहे हैं। अधीर रंजन चौधरी बोल रहे हैं, वो सुनवाते हैं पहले। और टीवी अगर दिखाए आप सबको पता चलेगा। इसलिए आप लोगों को सदन के अंदर आने का इजाजत नहीं दिया जाता है, क्योंकि सदन के अंदर क्या कुछ हो रहे हैं सारे दुनिया को पता चल जाएगी। ये क्या चालाकी हो रही है सदन के अंदर, सदन के अंदर चालाकी, सदन के बाहर चालाकी। ये चालाकी की सरकार बनते जा रहे हैं। सिर्फ चुनाव के मद्देनजर और खासकर कर्नाटक चुनाव के मद्देनजर ये राहुल गांधी जी को छवि की धूमिल करने के हर संभव प्रयास कर रहे हैं और इसमें एक साजिश की रूप से ये किए जा रहे हैं। अगर सरकार की दम है, हिम्मत है, फिर दोबारा कहें तो मोदी सरकार की हिम्मत है, दम है, जिगर है, तो सदन के अंदर राहुल गांधी जी की बयान पे चर्चा करने की इजाजत हो। और कौन सा बयान राहुल गांधी जी दिए हैं जो देश विरोधी है, देशवासी को जानने का अधिकार है और ये अधिकार सरकार की तरफ से दिया जाना चाहिए। और वो कैसे? सदन के अंदर चर्चा के तहत। ये हम साबित कर देंगे असली देश विरोधी कौन है। राहुल गांधी नहीं, ये देश विरोधी है मोदी सरकार और बीजेपी सरकार और बीजेपी की जो सोच, ये देश विरोधी सोच है। एक के बाद एक मेरे पास भी चिट्ठा है, कहां कहां जाके क्या का ये मोदी जी अपनी प्रधानमंत्री बनने के बाद अपने बात कहां कहां जाके क्या का उन्होंने जिक्र किए हैं। सारे चिट्ठा हमारे पास भी है। सांघाई से लेकर इंटरनेशनल योगा डे तक क्या क्या किए हैं ये सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हमारे देश की प्रधानमंत्री को मौन
मनमोहन बोलते हुए शर्म नहीं आते थे उनको? हमारा देश को छवि बाहर जाके हमारा देश की धजिया उड़ाते थे। सांघाई से लेके, टोरंटो से लेके, साउथ कोरिया से लेके चले जाइए अमेरिका में जाके। इसके बाद ट्रम्प सरकार की नारा लगाने वाले हमारे प्रधानमंत्री हमें ज्ञान दे रहे हैं। सर, आखिरी सवाल आपसे। किरण रिजिजू भी सामने आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और कहा कि राहुल गांधी को माफी मांगनी पड़ेगी, हम चुप नहीं बैठेंगे, जुडिशरी का अपमान कर दिया। जिंदगी भर तपस्या कर ले और अरुणाचल जाके पहाड़ में तपस्या कर ले और रेगिस्तान में जाके कोई दूसरा नेता तपस्या कर ले। राहुल गांधी जी के सर झुकाने का हिम्मत ये सरकार की नहीं है। राहुल गांधी ये सच्चा ईमानदार तरीके से अपना काम करते हैं, अपना जिम्मेवारी निभाते हैं। जिस परिवार हिंदुस्तान के लोग जानते हैं, जिस परिवार के साथ जुड़े हुए हमारे 2 फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, स्वर्गीय प्राइम मिनिस्टर इंदिरा जी, राजीव जी, जिस देश के लिए अपने जान गंवाई, उसी परिवार के लिए, उस परिवार की हमारे नेता राहुल गांधी जी को इस तरीके की बेबुनियाद, आधारहीन, नापाक इरादे के साथ ये जो इल्जाम लगाए जा रहे हैं। तो आप सुन रहे थे अधीर रंजन चौधरी को। पीयूष हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। पीयूष, अधीर रंजन चौधरी को अगर हम सुने तो फिलहाल ऐसा लग रहा है, एक तरफ हमने सुना कि कानून मंत्री ने क्या कुछ कहा, अब उस पे किस तरीके से अधीर रंजन चौधरी अपनी बात रख रहे हैं। गतिरोध थमता नजर नहीं आ रहा है कम से कम अभी। असर पड़ेगा। आज भी जब कार्रवाई शुरू होगी 11 बजे तो निश्चित तौर पर दोनों पार्टियों के जो नेता हैं वो सदन में हंगामा करते नजर आएंगे और ऐसे में हो सकता है एक बार फिर सदन हंगामे की भेंट चढ़ जाए। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल है कि लगातार जिस तरह से काउंटर अटैक पर भारतीय जनता पार्टी, ठीक है पीयूष, तो आप नजर बनाए रखिए। सदन की कार्यवाही शुरू होगी 11 बजे, फिर चीजें कैसे आगे बढ़ेंगी ये देखना अहम होगा। इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का एक बड़ा बयान सामने आया है। देश में लोकतंत्र को कुचला जा रहा है, सदन में विपक्ष को बोलने नहीं दिया जा रहा है, सत्ता पक्ष के लोग सदन में हंगामा करते हैं, माफी मांगने का सवाल ही नहीं है, असली मुद्दों से ध्यान भटका रही है सरकार। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि सत्ता पक्ष के लोग सदन में हंगामा कर रहे हैं और सदन को नहीं चलने दे रहे, माफी मांगने का सवाल ही नहीं। पीसफुल डेमोन्स्ट्रेट कर रहे थे, लेकिन किसने रोका? वो भी महिला कांस्टेबल्स को हमारे सामने रख के उन्होंने हमारे को रोकने की कोशिश की। और ये जो है अदानी का इशू ये बंद करने के लिए या उस पर चर्चा नहीं होना और उनके फेल्यूअर्स जो है पार्लियामेंट में डिस्कशन नहीं होना, ये उनका मंशा है। कभी सुने आप? रोज उठ के रूलिंग पार्टी के लोग ही गड़बड़ करते हैं, सरकार के लोग पहले ही उठते हंगामा, माफी मांगो माफी मांगो। ये क्या है? क्या खुद इंस्टिगेट कर रही सरकार और दूसरों को डेमोक्रेसी जो बात सुनाती है। माफी मांगने का सवाल ही नहीं, पीसफुल डेमोन्स्ट्रेट कर रहे थे। खबर आपको बता दें, सीबीआई के समन को तेजस्वी यादव ने चुनौती दी है। दिल्ली हाईकोर्ट में तेजस्वी यादव ने याचिका दायर की है। तेजस्वी यादव की याचिका पर हाईकोर्ट में आज सुनवाई होनी है। याचिका में सीबीआई के नोटिस को रद्द करने की मांग की गई है। सीबीआई ने तेजस्वी को नोटिस जारी किया है और आपको बता दें कि 3 बार नोटिस जारी किया गया, लेकिन तेजस्वी यादव जो है वो पूछताछ के लिए नहीं पहुंचे सीबीआई के पास। तो अब ऐसे में आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने हाईकोर्ट का रुख किया है और अब देखना अहम होगा कि हाईकोर्ट में आज जब सुनवाई होगी तो क्या कुछ रहता है। याचिका में कहा गया है कि सीआरपीसी की धारा 160 के तहत नोटिस केवल उस व्यक्ति को जारी किया जा सकता है जो उस पुलिस थाने के स्थानीय अधिकार क्षेत्र के भीतर स्थित है या आसपास के पुलिस स्टेशन के भीतर है। इसलिए जारी किए गए नोटिस सीआरपीसी के प्रावधानों, विशेष रूप से धारा 160 का घोर उल्लंघन है।
जब वह पटना में रह रहे हैं, तो ऐसे में उन्हें नोटिस कैसे दिया जा सकता। और इसी बीच आपको बता दें, बीआरएस नेता के कविता आज ईडी के सामने पेश होंगी। दिल्ली शराब नीति मामले में दूसरी बार उनसे पूछताछ होने जा रही है। आपको बता दें कि इससे पहले 11 मार्च को करीब 9 घंटे तक ईडी ने उनसे पूछताछ की थी कि कविता पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। दिल्ली शराब नीति मामले में तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता से ईडी दोबारा पूछताछ करने वाली है। यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज ईडी के सामने के कविता पेश होंगी। तो अधिक जानकारी के साथ सहयोगी मनीषा हमारे साथ जुड़ रही हैं। मनीषा, क्या जानकारी के कविता कितनी देर में पहुंचने वाली है पूछताछ के लिए? जी देखिए, के कविता के आवाज़ के बाहर काफ़ी ज़्यादा हुजूम है उनके समर्थकों का, और वो जब निकलेंगी तो देखिए ये भी कहा जा रहा है कि अगर ईडी की जांच के लिए वो जाती है, पूछताछ के लिए वो जाती हैं वहाँ पर, तो हो सकता है कि आवाज़ के बाहर समर्थकों का जो है प्रदर्शन भी देखने को मिले, क्योंकि के कविता ने कोर्ट में ये अर्जी डाली थी कि उनकी हिरासत ना हो, गिरफ्तारी ना हो, इसके लिए उन्होंने अर्जी डाली थी। लेकिन कोर्ट ने इस पर कहा है कि 24 मार्च को सुनवाई करेंगे। लेकिन इससे पहले ही 11 मार्च जब वो गई थी ईडी दफ्तर, वहां पर उनसे पहले ही 9 घंटे की पूछताछ हुई। उसके बाद आज फिर से समन भेजा है और आज फिर से उनकी पेशी है। और आज देखिए मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच को लेकर उनसे पूछताछ की जाएगी। और साथ ही आपको बता दूं कि जब उनकी अर्जी पर कोर्ट ने और ज्यादा समय ले लिया, 24 मार्च का समय ले लिया सुनवाई के लिए, तो के कविता ने यहां पर बीजेपी को घेरा और कहा कि एनडीए सरकार द्वारा जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल करके जितने भी विपक्षी दल है उनको घेरा जा रहा है और उनको फंसाने का काम जो है बीजेपी सरकार कर रही है। और इसी को लेकर कल आपने देखा होगा जिस तरीके से सभी विपक्षी दलों ने संसद से लेकर ईडी दफ्तर तक मार्च निकाला था। और कल के कविता के साथ काफी सारे विपक्षी दल के नेता मौजूद थे, जिसमें उन्होंने वुमेन रिजर्वेशन बिल पर बात की थी और साथ ही ईडी की जांच जो चल रही है विपक्षी दलों पर, उस पर भी बात की थी। मैंने भी तमाम वहां पर बैठे विपक्षी दलों से बात की, के कविता से सवालात किए, तो उनका यही कहना था कि जो ईडी और केंद्रीय जांच एजेंसियां विपक्ष के पीछे लगाई जा रही है, वो ये दिखाती है कि जो केंद्र सरकार है वो कितना डर गई है विपक्षियों की एकजुटता से। और हम ऐसे ही एकजुट होकर केंद्र सरकार का सामना करेंगे और जांच एजेंसियों में जो गलत मामलों में फंसाया जा रहा है विपक्षी दलों को, उनके लिए एक साथ जुट होकर लड़ाई लड़ेंगे। चलिए, बिल्कुल मनीषा, बहुत शुक्रिया आपका। आप नजर बना करके रखें, अपडेट जैसे जैसे आएगा आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। इसी बीच आपको बता दें, ईडी के सामने पेश होंगे तेजस्वी यादव। लैंड फॉर जॉब मामले में पूछताछ होगी, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ईडी के सामने तेजस्वी यादव पेश होंगे, ये बड़ी खबर। लैंड फॉर जॉब मामले में तेजस्वी यादव से पूछताछ होनी है। तो ये बड़ी खबर, तेजस्वी यादव लैंड फॉर जॉब मामले में उनसे पूछताछ होनी है और ईडी के सामने वो पेश होंगे। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। तो आपको बता दें कि एक तरफ उन्होंने हाईकोर्ट का भी रुख किया हुआ है और आपको बता दें कि ईडी के सामने आज पेश होंगे। ये जानकारी निकल करके सामने आ रही है तेजस्वी यादव के मामले से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी। अधिक जानकारी के साथ सहयोगी नमित हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नमित, क्या जानकारी, ईडी के सामने पेश होंगे तेजस्वी यादव? देखिए, बिल्कुल पहले कल जो सीबीआई की तरफ से 3 लगातार सम्मन तेजस्वी यादव को जारी किए गए थे, उस मामले में हाईकोर्ट का दरवाजा जो है वो तेजस्वी यादव ने खटखटाया। एक तो पहले उस पर आज सबसे बड़ी सुनवाई होनी है, क्योंकि अब सबकी निगाहें उसी पर टिकी हुई हैं कि क्या हाईकोर्ट उन 3 सम्मनों को रद्द करेगा नहीं, क्योंकि उसके पीछे 2 तर्क दिए गए हैं। पहला ये, जिस बात का जिक्र थोड़ी देर पहले आप कर रहे थे, कि जो सीआरपीसी की धारा 160 है
उसके तहत नोटिस अधिकार क्षेत्र में ही दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं जब पटना में रह रहा हूं तो दिल्ली में नोटिस क्यों दिया जा रहा है। दूसरा उन्होंने हवाला दिया कि बिहार विधानसभा का सत्र चल रहा है, ऐसे में मैं डिप्टी सीएम हूं बिहार का, तो मेरा दायित्व बनता है कि मैं विधानसभा के सत्र में हिस्सा लूं, तो उसके लिए उन्होंने थोड़ा सा वक्त मांगा है। दूसरा, ईडी के सामने भी आज उनको 12 बजे के बाद पेश होना है, क्योंकि लगातार जो ये नौकरी के बदले जमीन वाला मामला है लगातार उठता हुआ चला जा रहा है। कल हमने देखा कि राबड़ी देवी, मीसा भारती और लालू प्रसाद यादव को तो 50,000 रुपए के मुचलके पर जमानत मिल गई, लेकिन लगातार जो अब तेजस्वी यादव हैं इनके ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लगातार लटकती जा रही है, क्योंकि सीबीआई के सामने पेश नहीं हो रहे हैं। दूसरी तरफ अगर आज ईडी ने इनको बुलाया है, ईडी के समक्ष अगर पेश होंगे तो किस तरीके के सवालात किए जाएंगे, क्योंकि लगातार अगर बात करें नौकरी के बदले जमीन वाला जो मामला है, 2004 से 2009 के दौरान जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे, उस दौरान ग्रुप डी की भर्ती के घोटाले के मामले में जांच चल रही है। तकरीबन 16 नामजद आरोपी थे। देखना होगा कि चीजें कैसे आगे बढ़ती हैं, नजर वहां भी होगी कि जो सुनवाई होनी है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, महबूबा मुफ्ती ने नवग्रह मंदिर में पूजा अर्चना की है। नवग्रह मंदिर में दर्शन करने पहुंची महबूबा मुफ्ती, मंदिर की परिक्रमा कर पूजा अर्चना की है। मंदिर के शिवलिंग का जलाभिषेक भी किया है। मंदिर परिसर में बनी यशपाल शर्मा की प्रतिमा पर फूल भी चढ़ाए हैं। तो आपको बता दें कि अब इस पर सियासत भी शुरू हो गई है, बयानबाजी का दौर भी चल रहा है। तो आपको बता दें कि मंदिर के शिवलिंग का जलाभिषेक किया, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो महबूबा मुफ्ती ने शिवलिंग पर जलाभिषेक किया, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। नवग्रह मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए पहुंची थी महबूबा मुफ्ती, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। अब देखिए, इस पूजा अर्चना पर, इस पूजा पाठ पर सियासत भी शुरू हो गई है। और आपको बता दें कि इसे लेकर बयानबाजी का दौर भी शुरू हो गया है। वहीं आपको बता दें, हरियाणा पंजाब के बीच पानी बंटवारे का एक मामला है, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। दोनों राज्यों के बीच अभी तक सुलह नहीं हो पाई है। कई दौर के बैठकों के बाद भी कोई नतीजा नहीं निकल पाया है। हरियाणा राज्य के गठन के बाद से ही यह विवाद जो है वो चलता आ रहा है। सतलुज यमुना लिंक नहर के पानी के बंटवारे पर विवाद हुआ था और अभी तक यह विवाद जो है वो लगातार जारी है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दोनों राज्यों के बीच फिलहाल बातचीत के तो कई दौर चल चुके हैं, लेकिन उसका सुलह जो है नहीं हो सका है। और आपको बता दें कि जब से ही हरियाणा का गठन हुआ है, तभी से ये स्थिति जो है वो बनी हुई है। आपको बता दें कि हरियाणा राज्य के गठन के समय से ही ये समस्या है, दोनों राज्यों के बीच खींचतान की स्थिति है पानी को लेकर, सतलुज यमुना लिंक नहर के पानी को लेकर। और आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट आज इस मामले पर सुनवाई करेगा। वहीं एक और बड़ी खबर आपको बता दें, लुलु मॉल के मालिक से ईडी आज पूछताछ करेगी। ईडी ने लुलु मॉल के मालिक को समन भेजा था और आपको बता दें कि कारोबारी यूसुफ अली को ईडी के सामने पेश होना है। ईडी ने उन्हें समन भेजा है। लाइफ मिशन घोटाला मामले में पूछताछ होगी। बाढ़ में घर खो चुके गरीबों में फंड बांटा जाना था। विदेश से आए फंड के दुरुपयोग का यह मामला है और करीब 300 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग का यह मामला है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में, जो कि करीब 300 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग का ये मामला है। और आपको बता दें कि आज ईडी लुलु मॉल के मालिक से पूछताछ करने वाली है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं।
तो आपको बता दें कि एक और बड़ी खबर आपको बता दें, हैकर्स के निशाने पर नेपाल के पीएम पुष्प कमल दहल प्रचंड हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री का ट्विटर अकाउंट हैक कर लिया गया और कई सारे ट्वीट्स किए गए, जिसमें आपको बता दें डिजिटल करेंसी को बढ़ावा देने से संबंधित ये ट्वीट किया गया है। प्रोफाइल पर ब्लर अकाउंट दिख रहा है, ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ब्लर अकाउंट की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कई सारे ट्वीट्स जो हैं वो किए गए। दरअसल ये अकाउंट जो है वो नेपाल के प्रधानमंत्री का है और उस अकाउंट को हैक कर लिया गया। तो हैकर्स के निशाने पर तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नेपाल के प्रधानमंत्री का ट्विटर अकाउंट जो है वो हैक कर लिया गया है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ब्लर अकाउंट आपको दिखेगा और इस अकाउंट से कई सारे ट्वीट्स किए गए हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री के ट्विटर अकाउंट को हैक किया गया। न्यूजीलैंड से बड़ी खबर आपको बता दें, यहां पे भूकंप के जोरदार झटके महसूस किए गए हैं। रिएक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 7 मापी गई है। भूकंप के बाद सुनामी का अलर्ट भी जारी किया गया है। न्यूजीलैंड में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप के झटकों की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर 7 रही है और आपको बता दें कि न्यूजीलैंड के केरमाडेक द्वीप पर यह भूकंप के झटके महसूस किए गए और इसकी तीव्रता जो है वो काफी ज्यादा है, 7 मापी गई है। तो आपको बता दें कि न्यूजीलैंड में एक बार फिर से भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और इस बार की जो तीव्रता है वो 7 की रही है, यानी भूकंप के झटके की जो तीव्रता है वो काफी ज्यादा है। फिलहाल वहां से जैसे जैसे अपडेट्स आएंगे वो आपको बताते रहेंगे कि किस तरीके से वहां की स्थिति इस समय बनी हुई है, क्योंकि तीव्रता काफी ज्यादा है और आशंकाएं काफी ज्यादा होती हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।